तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यूट्यूब पर पोक एक्सप्लेनर नाम का एक चैनल है। उसे एक बार ज़रूर सर्च कीजिए। वहाँ भी बहुत ही शानदार मैनहवा रिकैप्स आते हैं, इसलिए उसे ज़रूर चेकआउट करें, वीडियो देखें और पोक एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, अब इस रिकैप की शुरुआत करते हैं। मैंने गुस्से में उंगली उठाकर चिल्लाते हुए कहा कि अरे यार, गाड़ी कैसे चला रही हो? तुमने तो मुझे लगभग ऊपर ही पहुंचा दिया था। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और सफेद कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकली, जिसके बालों में नीले फूल लगे हुए थे। उसने बेहद मासूमियत से मुझसे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? जिसके जवाब में मैंने घबराते हुए कहा कि मैं ठीक हूँ, छोड़ो भी, और अब मुझे जाने दो। मैं जाने लगा, पर उसने मुझे रोकते हुए अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया और बोली कि 1 मिनट रुको, तुमने मेरी गाड़ी तोड़ दी है, इसलिए तुम्हें मुझे हर्जाना देना पड़ेगा। मैंने हैरान होकर सोचा कि टक्कर तुमने मुझे मारी और उल्टा मुझे ही तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। क्या यकीन ना हो तो क्या मैं यहीं जमीन पर लेट जाऊं? तभी मैंने अपनी घड़ी देखी। समय तेजी से भागा जा रहा था और मैंने घबरा कर सोचा कि अरे बाप रे, अब तो सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मैंने उससे तुरंत कहा कि ऐसा करो, तुम सीधे पुलिस को फोन कर दो और कह दो कि मैं एक्सीडेंट करके भाग गया हूँ। इतना बोलते ही मैं वहां से तेजी से भाग निकला और सीधे नीली फैंसी कॉफी शॉप के ड्रामा कैफे के अंदर जाके बैठ गया। मैं कॉफी की चुस्की लेते हुए इंतजार करने लगा। तभी मैनेजर का फोन आया और उन्होंने पूछा कि हेलो मिनजुन, क्या वो लड़की पहुंच गई? मैंने जवाब दिया कि अभी तो वो नहीं आई है और यहाँ सिर्फ मैं ही अकेला बैठा हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो तुम इंतजार करो, मैं उसे फिर याद दिला देता हूँ। मैंने फोन रखा और आराम से टेक लगाकर बैठने लगा। तभी कैफे का दरवाजा खुला और वही सफेद फ्रॉक वाली लड़की अंदर आ गई। मैंने मन ही मन सोचा कि क्या ये वही अकड़ू लड़की नहीं है जिसने मुझे टक्कर मारी थी? सत्यानाश हो, क्या ये मुझसे पैसे वसूलने यहाँ तक आ गई? मैं घबराकर फोन में देखने का नाटक करने लगा और मुझे डर के मारे पसीना आने लगा। फिर हमारे बीते लम्हों की यादें आंखों के सामने तैरने लगीं, जहां हम लाइब्रेरी में एक साथ किताबें ढूंढते हुए हाथ छूते थे और बारिश में छतरी के नीचे साथ चलते थे। आर्ट क्लास में पेंटिंग बनाना और फेरिस व्हील पर एक दूसरे को किस करना याद आने लगा। तभी वो मेरी टेबल के पास आई और बैठकर बोली कि सुनिए, क्या आप मिनजुन हैं? मैंने घबराकर कहा कि मिस, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम लिन जिनफैन है और मैं मिनजुन नहीं हूँ। यूना बोली कि मेरा नाम यूना है और चलिए अब हम आगे की औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं। मैं सोचने लगा कि मेरा पाला ये किस आफत से पड़ गया। क्या ये बिना किसी भावना वाली रोबोट है? हम दोनों स्पागेटी खाने लगे और मैं उसके ठंडे चेहरे को देखकर सोचने लगा कि ये चेहरा तो बहुत डरावना है। अरे हाँ, इसका सरनेम यू है और मैनेजर साहब का भी यू क्या? इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है? यूना चुपचाप खाने के बाद बैग से अपनी डायरी निकालकर गणित के बेहद मुश्किल समीकरण लिखने लगी। मैंने झुक कर देखा कि ये तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का सवाल है। मैडम की पढ़ाई काफी तगड़ी है। मैंने उंगली से इशारा करते हुए कहा कि लगता है तुमने यहाँ कुछ गलती कर दी है। उसने हैरान होकर मुझसे पूछा कि तुमने क्या कहा? तो मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारी ये कैलकुलेशन गलत लग रही है। उसने पूछा कि तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो बस एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला ही तो है। उसने डायरी के पन्ने पलटे और मुझसे पूछा कि तुम काम क्या करते हो? तो मैंने कहा कि मैं लाइब्रेरी में एक अस्थायी अटेंडेंट हूँ। मेरे पास ना गाड़ी है, ना घर है और मेरी तनख्वाह सिर्फ 1200 है, इसलिए हम दोनों का कोई मेल नहीं है। उसने कहा कि मैं ये नहीं पूछ रही, तुम्हें इस जटिल फॉर्मूले के बारे में कैसे पता चला? मैंने कहा कि ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है और इसे हल करने का एक और तरीका भी है। उसने पूछा कि क्या वो गॉसियन इंटेग्रल फॉर्मूला है, पर उसकी गणना तो बहुत जटिल होती है। मैंने पेन लेते हुए कहा कि बिल्कुल जटिल नहीं है, जरा मुझे कागज और पेन दो। मैंने तेजी से डायरी पर पूरा हल लिख दिया और कहा कि ये लो, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, और मैं वहां से निकल गया। यूना गहरी सोच में पड़ गई कि क्या ये सच में सिर्फ एक मामूली अटेंडेंट है। तभी वेटर बिल लेकर आई तो यूना बोली कि मेरा बिल तो 80 से कम होना चाहिए, आप 200 क्यों वसूल रही हैं? वेटर बोली कि आपके साथ जो सज्जन बैठे थे उन्होंने अपने खाने के पैसे नहीं दिए हैं। यूना गुस्से में बड़बड़ाई कि ये नीच इंसान न सिर्फ एक्सीडेंट करके भागा बल्कि मुझसे ठगी भी कर गया। बाद में काम के दौरान मैनेजर का फोन आया और उन्होंने पूछा कि मिन जून लड़की कैसी लगी और शादी तथा बच्चों का क्या इरादा है। मैंने कहा कि साहब, आप तो बहुत आगे की सोचने लगे, लगता है मेरा और उसका कोई योग नहीं है। मैनेजर बोले कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़की ढूंढूंगा। तो मैंने पूछा कि वैसे वो आपकी क्या लगती हैं? उन्होंने कहा कि ज्यादा सवाल मत पूछो, हमारा रिश्ता आम नहीं है, तुम चुपचाप अपना काम करो। दूसरी तरफ यूना ने मैनेजर को फोन करके पूछा कि अंकल, क्या मिन जुन सच में लाइब्रेरी में काम करने वाला मामूली कर्मचारी है? मैनेजर बोले कि हाँ, उसके रिज्यूमे में पढ़ाई हाई स्कूल लिखी है, पर वो लड़का बहुत समझदार है। यूना गुस्से में बोली कि सिर्फ हाई स्कूल, वो बहुत बड़ा झूठा है, और उसने तुरंत फोन काट दिया। शाम को यूना सड़क पर टहल रही थी कि अचानक उसकी नजर आगे चल रही मेरी पीठ पर पड़ी। उसने सोचा कि यह पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, और वो भागकर मेरे पास आई तथा रास्ते में रोक कर बोली कि तुम और कब तक मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे? कॉरिडोर में सफेद ड्रेस पहने यूना हाथ बांधकर गुस्से में खड़ी मुझे घूर रही थी और उसने मुझसे पूछा कि तुम आखिर क्या चाहते हो? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि दिन में जिस अड़ियल लड़की के साथ मैं ब्लाइंड डेट पर गया था वही अब मेरे सामने खड़ी थी। मैंने घबराकर हंसते हुए सिर खुजलाया और कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो?
यूना बोली कि मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा कि मेरे पास कोई फालतू काम है क्या जो मैं किसी चलती फिरती बर्फ की फ्रिज का पीछा करूंगा। मैंने उससे कहा कि मैं भला आपका पीछा क्यों करूंगा, मैं तो इसी बिल्डिंग के कमरा नंबर 304 में रहता हूँ, और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो लो साबित करके दिखाता हूँ। मैंने जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और कहा कि लो देखो, मैं एकदम बेकसूर हूँ, जिस पर यूना के मुंह से बस इतना निकला कि ओह। तभी वो मुड़ी और ठीक मेरे सामने वाले कमरा नंबर 303 का डिजिटल लॉक खोलकर अंदर चली गई। मैं हैरान रह गया कि ये लड़की तो ठीक मेरे सामने वाले कमरे में ही रहती है। रात को अपने कमरे में बैठकर मैं आराम से नूडल्स खाने लगा और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कंप्यूटर पर गेम खेलने लगा। गेम खेलते समय मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वो चलती फिरती बर्फ की फ्रिज इस वक्त अंदर क्या कर रही होगी। क्या वो ठंड पैदा करने की कोई रिसर्च कर रही है? खैर छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। मैं बिस्तर पर सोने ही जा रहा था कि अचानक मेरे फोन पर मैसेज की घंटी बजी और फोन उठाकर देखा तो यूना की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। मैंने सोचा कि ये मुझे फ्रेंड लिस्ट में क्यों जोड़ रही है, कहीं ये मुझ पर फिदा तो नहीं हो गई, और मैंने मैसेज भेजा कि हेलो। उधर यूना रैबिट नाइट सूट पहने अपने बिस्तर पर बैठी मैसेज टाइप करने लगी कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है। मैंने सीधा लिख दिया कि हाई स्कूल, जिस पर यूना मैसेज देखकर गुस्से में लाल पीली हो गई और बोली कि हाई स्कूल मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मैंने मैसेज किया कि मानना है तो मानो वरना भाड़ में जाओ। अचानक बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और यूना चिल्लाई कि दरवाजा खोलो। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो यूना बोली कि क्या इंसानियत नाम की कोई चीज है, तुम में थोड़ा सच नहीं बोल सकते? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मान लूंगी कि तुम सिर्फ हाई स्कूल पास हो? मैंने स्टाइल से दरवाजे पर टिक कर अपना टैलेंट झाड़ा और कहा कि मैडम, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें समझना बेहद मुश्किल है। उदाहरण के लिए मैं इतना हैंडसम होकर भी सिर्फ एक मामूली लाइब्रेरी अटेंडेंट हूँ, और वो भी टेम्परेरी वाला क्यों लगा ना, एकदम नामुमकिन सा झटका गुड नाइट, और मैंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। यूना ने गुस्से में दरवाजे पे घूंसा मारा और चिल्लाई कि कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे झूठ बोलो, दरवाजा खोलो। पर अचानक दरवाजे पर घूंसा लगते ही वो दर्द से कराहते हुए रोने लगी कि बहुत दर्द हो रहा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका हाथ सूज चुका था। अंदर मैं चिबी रूप में चिढ़ाते हुए सोच रहा था कि क्यों मैडम आ गया, न मजा अब कुछ नहीं कर सकती न मेरा। लेकिन फिर लगा कि हे भगवान, ये औरत तो सच में बहुत खतरनाक है। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरी आंखें थकावट से सूजी हुई थीं और मैं मुंह धोकर तथा ब्रश करके जैसे ही घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता हूँ, सामने वही आफत फॉर्मल कपड़ों में खड़ी थी। मैंने घबराकर बात सुलझाने की कोशिश की कि गुड मॉर्निंग, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, क्यों ना हम इस गलतफहमी को आपस में बैठकर सुलझा लें। यूना मन ही मन सोच रही थी कि इस इंसान में थोड़ी सी शक्ल और थोड़ी सी फिजिक्स के अलावा और कोई खासियत नहीं है, फिर भी जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मेरा खून क्यों खौलने लगता है। मैंने उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाकर कहा कि क्या तुम्हारा नेटवर्क चला गया है, क्या तुम वापस होश में आ सकती हो? तो यूना मुझे धमकी देकर चली गई कि तुम बहुत पछताओगे, पर मुझ मिन जुन की डिक्शनरी में पछतावा नाम का कोई शब्द ही नहीं है। जब मैं रास्ते पर स्कूटर चला रहा था तभी पास में यूना की ऑडी कार आकर रुकी और उसने शीशा नीचे करके कहा कि वैसे कल तुम रेस्टोरेंट का बिल चुकाए बिना ही भाग गए थे, मैं तो चली, तुम यहीं रेंगते रहो। और ग्रीन लाइट होते ही वो कार तेजी से आगे निकाल ले गई। मैं गुस्से में आग का गोला बन गया कि क्या ये औरत मुझे तंग करने के लिए ही इस धरती पर आई है? इतनी छोटी सी बात का बदला कौन लेता है भाई? लेकिन आगे जाकर देखा तो भयंकर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था और यूना की महंगी कार वहीं फांसी हुई थी। मैंने स्कूटर से उसके पास पहुंचकर कार का शीशा बजाया और चिढ़ाते हुए कहा कि क्यों मैडम ट्रैफिक में फांस गईं, अब आराम से यहीं सड़ती रहो। मैं तो चला, जिस पर यूना स्टीयरिंग पर हॉर्न बजाते हुए गुस्से में बड़बड़ाई कि इसने मेरा जीना हराम कर दिया है, कितना घटिया इंसान है ये। दोपहर को लाइब्रेरी में मैं कुर्सी पर सो रहा था, तभी मेरी सहकर्मी सू जिन आई और बोली कि मिन जुन अभी तो ड्यूटी पर आए हो और अभी से काम चोरी शुरू कर दी। मैंने कहा कि बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर सुस्ता रहा हूँ, जिस पर सू जिन बोली कि अच्छा तुम्हें एक बात पता है, हमारे डिपार्टमेंट में एक बहुत ही काबिल प्रोफेसर आई हैं, सुना है उन्होंने विदेश की बहुत बड़ी स्टार मून यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। मैंने पूछा कि क्या वो वही स्टार मून यूनिवर्सिटी की मुख्य ब्रांच से हैं? तो सू जिन बोली कि हाँ बिल्कुल। अरे वाह मिन जुन, सिर्फ हाई स्कूल पास होकर भी तुम्हें ये सब पता है, ये देखो यही है वो नई प्रोफेसर। सू जिन ने अपने फोन में फोटो दिखाई और जैसे ही मैंने स्क्रीन पर देखा मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये तो वही अड़ियल फ्रिज यूना थी। मैं पसीने से तरबतर खड़ा सोच रहा था कि ये वही लड़की है, आखिर यहाँ कैसे आ गई। तभी सू जिन ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम कांप क्यों रहे हो? तो मैंने घबराहट छुपाकर झूठी मुस्कान से कहा कि मुझे शायद थोड़ी ठंड लग रही है। सू जिन हाथ टिकाकर मुझे देखने लगी और मैं डर से कांपते हुए सोचने लगा कि नहीं, ये वो नहीं हो सकती, जरूर कोई और होगी जो बस उसकी तरह दिखती है। मैंने अपने बाल संवार कर सू जिन से पूछा कि इसका नाम क्या है, तो उसने कहा कि लियू याइनर, जो सुनते ही मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मुझे याद आया जब यूना ने गुस्से में कहा था कि मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी, तो मैं घुटनों पर गिरकर रोने लगा कि मैं तो बर्बाद हो गया। वो एक प्रोफेसर है यार, चुटकियों में मेरी नौकरी खत्म कर देगी। अगले दिन काम के बाद मैं जम्हाई लेते हुए कैंटीन गया और खाना खाने लगा। तभी मेरा दोस्त डाह्यू आकर बैठा और बोला कि लिन भाई, आज बड़ा हेल्दी खाना खा रहे हो, कहो तो मटन चॉप दूं? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं डाइट पे हूँ।
फिर वो बोला कि आज एक नई फीमेल प्रोफेसर आई हैं, देखने में तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन दिल की बड़ी सख्त और रूखी हैं। तो मैंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने जो तुम इतना भड़क रहे हो। दोस्त सिर पकड़कर बोला कि किस्मत ही खराब है, पहली ही क्लास में उसने 2 दिन में एक मुश्किल सवाल हल करने को कहा है, अगर हल नहीं हुआ तो सबको इंटरनल में फेल कर देगी। मैं सहम गया कि ये औरत तो बेहद बेरहम है। तो दोस्त रोने लगा कि लिन भाई अब क्या करें। तो मैंने कहा कि मुझे क्या पता, मैं तो लाइब्रेरी का मामूली वर्कर हूँ। दोस्त बोला कि हम क्लास के लड़के गेम खेलने वाले सीनियर्स के पास जा रहे हैं, जो सवाल हल करेगा उसे गेम का रेयर आइटम देंगे। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम्हें तो पता ही है लिन भाई, तुम्हारा वो सपना, वो लेजेंडरी हथियार विंडस स्वॉर्ड, जो सुनते ही मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने टेबल ठोक कर गुस्से में कहा कि सीधे सीधे काम की बात बोला कर। न तो दोस्त ने पूछा कि क्या मतलब, जिस पर मैंने हाथ आगे बढ़ाकर कहा कि सवाल दिखा मुझे, क्योंकि उस हथियार का हकदार सिर्फ मैं हूँ। दोस्त बोला कि लिन भाई बेइज्जती नहीं कर रहा, पर यह क्वांटम मैकेनिक्स का सवाल है। तो मैंने कहा कि किसी से हल करवा लूं तो चलेगा। दोस्त ने हाँ कह दिया और मैंने फोन में सवाल देखा जिसमें फ्री पार्टिकल, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का हिसाब था। तो मैंने मन में सोचा कि अरे ये तो बहुत आसान है, बस स्टेट वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज ही तो करना है, ये तो चुटकियों में हो जाएगा। दोस्त मुस्कुराकर बोला कि समझ नहीं आ रहा ना लिन भाई, फालतू में हीरो मत बनो। पर मैंने ध्यान नहीं दिया और फोन लेकर जाने लगा। तो दोस्त बड़बड़ाया कि लिन भाई सब बढ़िया हैं, बस अपनी शेखी बघारने की आदत है। मैं मजे से कैंपस में घूमते हुए सोचने लगा कि भाई साहब एक विंडस वॉर्ड की कीमत कम से कम कई हजार की होगी, इसे तो मैं हासिल करके रहूंगा। तभी जेब में फोन बजा और मेरे अंकल की कड़क आवाज आई कि मिनजुन तुरंत अभी मेरे ऑफिस में आओ। मैं अंकल के आलिशान ऑफिस पहुंचा जहां वो चाय बना रहे थे और मुझे देखते ही हंसकर बोले कि आओ मिनजुन जल्दी बैठो, आज किसी ने बेहतरीन चाय पत्ती गिफ्ट की है, आओ साथ पीते हैं। मैंने चुस्की ली और पूछा कि अंकल क्या काम था। तो अंकल उदास होकर बोले कि सच कहूँ तो तुमसे एक काम था, क्या मैं तुमसे मदद मांग सकता हूँ। मैंने सीना ठोक कर कहा कि अंकल बेझिझक बताइए, गैर कानूनी न हो तो मैं हर बात मानूंगा। तो अंकल बोले कि तो मैं पूछूं, जिस पर मैंने कहा कि हाँ पूछिए। अंकल ने शर्मा कर पूछा कि क्या तुम घर जमाई बनना पसंद करोगे, जो सुनते ही मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने घबराकर हाथ हिलाते हुए कहा कि नहीं अंकल रुकिए, घर जमाई बनूं, ये तो सीधे मुफ्त की रोटी तोड़ने वाली बात हो गई। मेरा ईगो बहुत बड़ा है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंकल माथा पकड़कर बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2026 चल रहा है, तुम आज भी पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठे हो। मैंने गुस्से में कहा कि जब बात घर जमाई की हो तो कोई इग्नोर कैसे करे, मुझे नहीं बनना, बस नहीं बनना। तो अंकल बोले कि छोड़ो, चाय पियो, अच्छा सैलरी बढ़वाना चाहते हो। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं बढ़वानी। तो ये सुनते ही अंकल का पारा चढ़ गया और वो चिल्लाकर बोले कि तुम रोज दिमाग में क्या सोचते रहते हो। मैं आराम से बैठकर मुस्कुराया कि बस जिंदगी के मजे काट रहा हूँ, मैंने जीवन का सच समझ लिया है। अंकल बोले कि निकलो यहाँ से, मैं तो हार मान चुका हूँ। तो मैंने कहा कि जाना है तो चले जाते हैं, इतना क्यों भड़क रहे हो। फिर शाम को छुट्टी हुई और मैं बस स्टॉप गया तथा बस में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ा। पैदल जाते हुए मैं सोच रहा था कि आज फिर कल की तरह वो औरत न मिल जाए। वैसे चांस कम है क्योंकि मैं उससे पहले निकल आया था। तभी सीढ़ियों पर आहट हुई और मैं दीवार के पीछे छुप गया। मैं डर के मारे पसीने में मुंह ढंक कर सोचने लगा कि मैं तो भूल ही गया था उस औरत के पास अपनी कार है, वो वहां खड़ी क्या कर रही है। तभी यूना ने अपनी हील से दरवाजे पर जोरदार लात मारी। मैं अपने कमरे के पास खड़ा ही था कि अचानक किसी ने जोरदार लात मारकर दरवाजा खोल दिया और एक चमचमाता हुआ हाई हील जूता सीधे दरवाजे पर लगा। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे माथे पर पसीना आ गया कि ये अचानक क्या माजरा हो गया है। तभी सामने सफेद कपड़ों में वही लड़की खड़ी थी जिसके बालों में नीले फूल लगे हुए थे। उसने आंखें बंद करके बेहद संतुष्ट और बेफिक्र सी सांस ली और उसके चेहरे पर ऐसी संतुष्टि देखकर मेरे दिमाग में चिबी रूप में ख्याल आया कि आखिर इस औरत के चेहरे पर इतनी संतुष्टि का क्या मतलब है। ये देखकर मेरा चिबी रूप नीले डर के साए में कांपने लगा और मैं मन ही मन सोचने लगा कि यह औरत तो बेहद खौफनाक और खतरनाक है। आगे से इससे पंगा न लेना ही समझदारी होगी और इससे दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा। जिसके बाद वो अपने कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं भी चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकला और अपने दोनों हाथ सिर के पीछे फैलाकर अंगड़ाई ली। खुद से कहा कि चलो भाई फटाफट खाना खा लेता हूँ, फिर मुझे डाई की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है क्योंकि गेम में फैंग ब्लेड हासिल करना ही इस वक्त सबसे जरूरी काम है। फिर मैं अपने गेमिंग पीसी के पास बैठ गया जहाँ टेबल पर गर्मा गर्म नूडल्स का कप रखा था जिसमें उबला हुआ अंडा और मीट के टुकड़े तैर रहे थे। मैंने नूडल्स को चॉपस्टिक से उठाकर बड़े चाव से खाया और गेम खेलते हुए स्वाद का मजा लिया। पेट भरने के बाद मेरे चिबी अवतार ने कहा कि चलो अब काम शुरू करते हैं और मैंने हाथ में पेन उठाया तथा कागज पर 3D ज्योमेट्री के ऑक्टागन डायग्राम और फॉर्मूले बनाने शुरू कर दिए। काम खत्म करने के बाद मैंने मुस्कुराते हुए सोचा कि मैं तो फालतू में ही सोच रहा था कि ये कितना मुश्किल होगा। फोरियर फॉर्मूले की मदद से तो ये 1 सेकंड में ही सॉल्व हो गया। फिर रात के वक्त जब कमरे की फेरी लाइट्स जल रही थीं तो मैंने कुर्सी से उठकर हाथ ऊपर फैलाए और जम्हाई लेते हुए कहा कि अरे यार टाइम हो गया है, अगर अभी नहीं सोया तो कल सुबह फिर से टाइम पर नहीं उठ पाऊंगा। ये सोचकर मैं सीधे अपने बिस्तर पर गिरा और आंखें बंद करके आराम से सो गया। रात गुजर गई और सुबह की धूप शहर की बड़ी बड़ी इमारतों पर चमकने लगी। मेरे कमरे की बालकनी में हल्की धूप आ चुकी थी।
मैं बिस्तर पर उठा और अंगड़ाई लेते हुए सोचने लगा कि अगर आज सुबह 10 मिनट पहले घर से निकल जाऊं तो पक्का उस औरत से सामना होने से बच जाऊंगा। ये सोचकर मैंने अपनी जैकेट पहनी और दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ठीक उसी पल सामने से वो नीले फूलों वाली लड़की भी अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। हम दोनों एकदम से रुक गए और एक दूसरे को घूरने लगे। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लिया और आगे बढ़ने लगे। वो आगे आगे अपने हाथ बांधकर चल रही थी और मैं अपने कंधे पर बैग टांगे उसके पीछे पीछे चल रहा था। बाहर धूप खिली हुई थी। मैं अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर आराम से चल रहा था। तभी मुझे उसकी खास महक महसूस हुई। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि तुम चैनल कोको मैडमोजेल परफ्यूम यूज कर रही हो ना? सच कहूं तो यह परफ्यूम तुम्हारी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता, क्योंकि ये गहराई और सेक्सीनेस को रिप्रेजेंट करता है, जो औरत की पर्सनैलिटी का दूसरा पहलू होता है। अगर तुम्हें हल्की और मीठी खुशबू पसंद है तो मैं तुम्हें मिस डियोर रिकमेंड करता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मुड़कर मुझे हैरानी से देखा और उसके चिबी रूप के दिमाग में सवाल उठने लगे कि ये इतना बड़ा लड़का होकर भी परफ्यूम के बारे में इतनी नॉलेज कैसे रखता है। ये आखिर करना क्या चाहता है? नक्की ये कोई अच्छा काम तो बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। फिर वो गुस्से में लाल होकर मुझ पर चिल्लाई कि लफंगे, और गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया और गाल पर हाथ रखकर हैरानी से सोचने लगा कि अरे यार, हद है, मैं फिर से लफंगा कैसे बन गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। अफसोस कि मैं तो अच्छे दिल से उसे परफ्यूम रिकमेंड कर रहा था और उसने मुझे ही गलत समझ लिया। इसके बाद दिन का समय था। शहर में गाड़ियां चल रही थीं। मैंने लाइब्रेरी में जाकर कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई और कीबोर्ड पर तेजी से टाइपिंग करने लगा। काम पूरा करने के बाद मैंने दोनों हाथ ऊपर करके जम्हाई ली। तभी पास में रखे मेरे ब्लैक स्मार्टफोन पर डाई ह्यून का फोन आने लगा। मैंने स्क्रीन टच करके कॉल रिसीव की तो फोन पर डाई ह्यून के चिबी रूप ने मुझसे शंका जताते हुए पूछा कि लिन भाई, काम पक्का हो जाएगा ना? तुम पर भरोसा कर सकता हूँ ना? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि 100% भरोसेमंद हूँ। तुम बस गेम में मुझे एक ब्लैक फैंग ब्लेड देना मत भूलना। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठा डाई ह्यू फोन पकड़े हुए मन ही मन सोचने लगा कि काश लिन भाई की बात पर भरोसा किया जा सके और मेरा काम बन जाए। दोपहर के वक्त उस विशाल लाइब्रेरी में, जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां और टेलीस्कोप रखे थे, मैं टेबल पर गाल पर हाथ टिके बेहद बोरियत से बैठा था। मैंने उदास होकर सोचा कि यह लाइब्रेरी तो जल्द ही बंद हो जाएगी। पूरे दिन में यहाँ एक भी इंसान आता हुआ नहीं दिखता। फिर मुझे अचानक जोर की भूख लगी और मेरी आंखों से कार्टून वाले आंसू निकलने लगे। मैंने उठकर अंगड़ाई ली और कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा काम खाना खाना है, तो सबसे पहले खाना खाते हैं। तभी मेरे चिबी रूप के सिर पर बल्ब जला और मैं खुशी से झूम उठा कि अरे हाँ, आज तो क्रेजी वेंसडे है। वैसे भी मैं मेस का खाना खा खाकर ऊब चुका था। फिर मैं पैदल चलता हुआ फास्ट फूड रेस्तरां बीओजीयर के अंदर पहुंच गया, जहां काउंटर पर नीले बालों वाली मेड ड्रेस पहने कैशियर लड़की खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि नमस्ते, 2 ग्रिल्ड चिकन लेग बर्गर, 2 स्पाइसी विंग्स और एक बड़ा कोला देना। फिर मुझे कुछ याद आया तो मैंने उंगली उठाकर कहा कि ओह हाँ, एक फ्रेंच फ्राइज का पोर्शन भी दे दो। कैशियर लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि फ्रेंच फ्राइज के लिए आपको कुछ मिनट इंतजार करना पड़ेगा, चलेगा क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल चलेगा। थोड़ी देर में मेरे सामने एक बड़ी सी ट्रे आ गई, जिसमें रसीला बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, क्रिस्पी फ्राइड चिकन लेग्स और ठंडी कोला रखी थी। मैंने बर्गर को दोनों हाथों में उठाया और एक बड़ा सा बाइट लिया तो मुंह में खाना चबाते ही मुझे बेहद आनंद मिला और मैंने कहा कि ये तो सच में जन्नत का स्वाद है। फिर मैंने स्ट्रॉ से ठंडी कोला पी और क्रिस्पी चिकन लेग का बड़ा बाइट लिया। तभी मेरी नजर रेस्तरां की कांच वाली खिड़की से बाहर गई। धूप में बाहर से वही नीले फूलों वाली सफेद ड्रेस पहनी लड़की गुजर रही थी, जिसे देखते ही मेरे हाथ में पकड़ा चिकन लेग वहीं रुक गया। मेरे चिबी रूप ने घबरा कर कहा कि रुको, अभी बाहर से जो गुजरी वो तो वहीं रेफ्रिजरेटर लग रही थी। ये क्या चक्कर है? मैं हमेशा इसी औरत से क्यों टकरा जाता हूँ? मेरे चिबी रूप ने सिर पकड़कर रोना शुरू कर दिया कि हे भगवान, अब अगर मैं फ्रेंच फ्राइज लेने काउंटर पर गया तो ये मुझे पक्का देख लेगी। मैं टेबल पर माथा टेक कर पसीने पसीने हो रहा था। तभी कैशियर लड़की की आवाज आई कि आपकी फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। मैंने घबराकर मुस्कुराते हुए कहा कि आया, लेकिन जैसे ही मैं फ्रेंच फ्राइज लेकर अपनी टेबल पर लौटा, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वही लड़की सीधे मेरी टेबल के सामने वाले सोफे पर आकर बैठ चुकी थी और हाथ बांधकर मुझे घूर रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि अरे यार, ये फिर से वही बंदा क्यों है? तभी मेरी नजर काउंटर की तरफ गई, जहां रेस्तरां का स्टाफ मेरी टेबल से बचा हुआ बर्गर, चिकन और कोला वाली पूरी ट्रे उठाकर कचरे में साफ कर रहा था। ये देखकर मेरी चीख निकल गई कि अरे नहीं, अभी तो मैंने खाना पूरा खत्म भी नहीं किया था। लेकिन फिर मैंने ठंडी सांस ली और कहा कि चलो छोड़ो, जाने दो। मैंने उदास मन से एक फ्रेंच फ्राइज उठाई और सॉस लगाकर खाने लगा। तभी उस लड़की ने अपनी तरफ रखी ताजा बर्गर की भरी हुई ट्रे मेरी तरफ खिसका दी और हाथ बांधकर कड़क आवाज में बोली कि इसे खाओ। मैंने झिझकते हुए हाथ हिलाकर कहा कि रहने दो, मुझे भूख नहीं है। तो ये सुनते ही उसने आंखें छोटी की और कहा कि तुम इतनी बकवास क्यों करते हो? जब तुम्हें खाने को कहा है तो चुपचाप खाओ, जल्दी से इसे खत्म करो। उसके इस कड़क रवैये से डरकर मेरे चिबी रूप ने मन ही मन बुदबुदाया कि खा लेता हूँ, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। फिर मैंने बर्गर उठाया और बड़ा सा बाइट लेकर चबाने लगा। वो मुझे चुपचाप खाती हुई देखती रही और फिर अचानक शांति से बोली कि एक बाइट के $100 अपने आप हिसाब लगा लो। जो सुनते ही मेरे हलक में बर्गर अटक गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरा लाल हो गया।
मैं जोर जोर से खांसने और सांस लेने के लिए तड़पने लगा। मैंने गुस्से में दोनों घूंसे टेबल पर मारे और चिल्लाकर कहा कि तुम्हारा साइड बिजनेस डाके डालने का है क्या? तुम डाकू हो क्या? पैसे तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, जान चाहिए तो एक ही है। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। मेरी ये हालत देखकर वो अपने मुंह पर हाथ रखकर हल्की सी हंसी हंस दी और मुस्कुराते हुए बोली कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं हैरान होकर उसे देखता रह गया और बाहर वर्जियर रेस्तरां के सामने मेरा चिबी अवतार सिर पकड़कर रोने लगा कि कैसा पाप किया था मैंने जो मेरी मुलाकात इसी लड़की से होनी थी। फिर अंदर बैठकर मैंने बर्गर का बाइट लिया और उससे पूछा कि तुमने शुरुआत में क्या सोचकर फिजिक्स पढ़ने का फैसला किया था। उसने बेहद नजाकत से एक फ्रेंच फ्राइज खाई और कहा कि क्या इसके लिए किसी वजह की जरूरत होती है? क्या तुमने भी ऐसा नहीं किया था? मैंने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा कि क्या तुम सच में 28 साल की हो चुकी हो? मुझे तो लगता है तुम ज्यादा से ज्यादा 24 साल की होगी। मेरी ये बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने नफरत से कहा कि क्या कोई दूसरों से उनकी उम्र इस तरह पूछता है, और वो मुंह फेर कर गुस्सा हो गई। मैं पसीने से तरबतर हो गया और मन ही मन सोचा कि गए काम से ये गलतफहमी तो और भी गहरी हो गई। फिर मैंने घबराकर हंसते हुए अपना सिर खुजलाया और कहा कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे खाने के पैसे का कर्जदार हूँ? कितने हुए बताओ, मैं तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। उसने मुंह फेरकर अकड़ के साथ कहा कि नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे कर्जदार रहो ताकि तुम्हें मेरे खिलाफ हमेशा गिल्ट फील होता रहे। उसके मना करने पर मेरे चिबी रूप ने चालाकी से सोचा कि वैसे भी इसे पैसे नहीं चाहिए तो नाटक करने में क्या जाता है, लेकिन फिर मैंने अपना फोन निकाला और सीरियस होकर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये पैसे तो मैं जरूर चुका कर रहूंगा। मेरी ये बात सुनकर उसने अपनी चालाक मुस्कान दिखाई और अपना मोबाइल निकालकर स्क्रीन का QR कोड मेरी तरफ घुमा दिया और बोली कि तो फिर तुम खुद ही स्कैन कर लो, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं और मेरे मुंह से निकला कि अरे